दोस्तों, इस कहानी का मकसद सिर्फ आपको इस घटना की जानकारी कराना ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना भी है, जिससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को कम किया जा सके। वीडियो के लास्ट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 14 नवंबर की बात है। गुजरात में सूरत के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड, और इसी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है उदवाड़ा। शाम का वक्त था, तारीख 14 नवंबर। एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, 19 साल की एक लड़की, वो ट्यूशन खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। इत्तेफाक से जो ट्यूशन सेंटर था, वहाँ से उसका घर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता था और एक रेलवे फाटक को, और ये उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब ही उसका घर था, मुश्किल से 200 मीटर दूर। तो अक्सर वही रूट होता। वो ट्यूशन अपना कोचिंग सेंटर से निकलती, रेलवे ट्रैक क्रॉस करती और फिर रेलवे फाटक से गुजर कर अपने घर पहुँचती। लेकिन स्टेशन से 100 मीटर दूर का एक हिस्सा ऐसा था, एक चंक, जहाँ थोड़ा सन्नाटा होता, पेड़ वेड़ हुआ थे वहाँ पे। तो 14 नवंबर की शाम भी वो लड़की कोचिंग सेंटर से निकलती और अपने घर जा रही होती है। लेकिन वक्त हो गया, वो घर नहीं पहुंची। अब रूटीन था कि इतने वक्त तक घर आ जाती है, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऊपर नीचे। लेकिन 2-3 घंटे हो गए, वो लड़की घर नहीं पहुंची। घर वालों को फिक्र हुई, पर घर वालों को ये भी पता था कि उसके घर से कोचिंग सेंटर का रूट क्या है, किस रूट से आती है और वो जाती है। तो पूरा घर अब घर से निकलता है और उस रूट को फॉलो करते हुए, जिस रूट से वो कोचिंग सेंटर से आती है और जाती है, अब उस पर एक एक लोग एक एक चीज़ को ढूंढते हुए, देखते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे इस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर पहले पहुंचते हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान जगह पर उन्हें एक लड़की ज़मीन पर लेटी नजर आती है। पास जाकर देखते हैं तो उनकी अपनी बेटी थी। जिस तरीके से वो लाश, क्योंकि वो तब तक मर चुकी थी, ज़मीन पर थी, पहली नज़र में देखकर ये हो चुका था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, क्योंकि कपड़े जिस्म पर नहीं थे और लड़की दम तोड़ चुकी थी। देखकर घर वाले बदहवास चीखने चिल्लाने लगे। तब तक आसपास में जो गुजर रहे थे लोग पहुंचे, रेलवे पुलिस फोर्स पहुंची। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आकर तफ्तीश करनी शुरू की। लाश के पास से उस लड़की के बैग मिले जिसमें किताबें थी, और साथ में वहीं करीब 2 और चीज़ें मिली, एक वाइट स्वेट शर्ट और एक बैकपैक, जो पीठ पर बांधते हैं, पिट्ठू बैग भी जिसे कहते हैं। अब घर वालों ने बताया कि ना ये वाइट स्वेट शर्ट उस लड़की का है और ना ही ये बैग। अब पुलिस वालों ने उस बैग को खोलना शुरू किया। जब खोला तो उसके अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल का चार्जर मिला। इन कपड़ों को देखकर और इस बैग को देखकर ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो गया कि जिसका भी बैग है या जो भी ये कातिल और रेपिस्ट है, वो इस शहर का नहीं है, कहीं बाहर का है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन से आया है और ट्रेन से ही शायद निकला। अब इसी के फ़ौरन बाद पुलिस उसी उदवाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ एक टीम भगाती है कि वहाँ CCTV कैमरा देखो, वहाँ दिख जाएगा। लेकिन पहला धक्का तब लगता है जब पता चलता है कि उस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक भी CCTV कैमरा लगा ही नहीं है। अब पुलिस को बड़ी मायूसी होती है, लेकिन उस बैग और कपड़ों को देखकर ये साफ लग रहा था कि वो एक मुसाफिर है जो सफ़र पर निकला है। अब CCTV कैमरा है नहीं, पुलिस क्या करे? इधर लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है सूरत के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। वहाँ से रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि मौत से पहले या कत्ल से पहले उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। अब पुलिस इधर कातिल की तलाश में, CCTV कैमरा है नहीं, एक बैकपैक और एक स्वेट शर्ट, उसके ज़रिए अब कातिल तक पहुंचना है। काम इतना आसान नहीं। तभी पुलिस ने तय किया कि चलो इस स्टेशन पर CCTV कैमरा नहीं है, इसके आगे पीछे के स्टेशन को खंगालते हैं। आनन फानन में कई पुलिस की टीम लगाई गई। ये हुआ कि उस उदवाड़ा पुलिस जो रेलवे स्टेशन है, इससे पहले का स्टेशन, इसके आगे के स्टेशन पर जाओ, कहीं तो CCTV कैमरा दिखेगा। कोशिश रंग लाई। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले उस स्टेशन पर CCTV कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे को चेक किया गया और टाइमिंग देखी गई तो एक शख्स कैमरे में नजर आया। अब वो शख्स, उसका चेहरा तो पुलिस को मालूम नहीं, लेकिन उस तस्वीर को देखकर पुलिस इसलिए चौंकी कि उसने सेम वही वाइट स्वेट शर्ट पहन रखी थी और उसके पीठ पर वही बैकपैक था, ब्लैक रंग का, काले रंग का। अब स्टेशन की दूरी एक स्टेशन पहले और एक स्टेशन बाद, और वो उसने वही शर्ट पहन रखी है, वही बैग उसके कंधे पर है। तो बड़ा आसान हो गया ये पता करना कि यही वो शख्स है, क्योंकि वही चीज़ पहने हुआ है जो बरामद हुई, जो मौके से मिली है। बाकी स्टेशन को, रेलवे पुलिस को खबर दी गई है। गुजरात पुलिस ने जो है 10 टीमें बनाई और उसने कहा कि यहाँ से लेकर हर रूट पे स्टेशन जितने पड़ते हैं जाओ, ताकि पता चले कहाँ उतरा, कहाँ चढ़ा। ये ज़रा कोशिश चल रही है, दिन बीतते जा रहे हैं। लास्ट में पता चला कि उसको वापी स्टेशन पर देखा गया। वापी स्टेशन पर फिर उसको दिखा कि वो एक मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन में बोर्ड हो रहा है।
तो अब उससे ये हुआ कि ये मुंबई बांद्रा की तरफ गया है। अब पुलिस की टीम मुंबई बांद्रा पहुंची, लेकिन ये सारी तस्वीरें तब देखी जा रही हैं जब ऑलरेडी वक्त निकल चुका है, तो इसलिए ये कि चलती ट्रेन में पहुँच कर पकड़ लेंगे मुमकिन था नहीं, लेकिन उसका लोकेशन पता चल रहा था। तो अब वो वलसाड के उदवाड़ा से वापी से बांद्रा मुंबई पहुँच गया, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद। लेकिन इसके आगे फिर वो गायब, अब ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना वो कातिल उसके किसी कैमरे में कैद। अब क्या किया जाए? ये पहला मामला होगा जिसमें एक दिव्यांग सीरियल किलर है, और इसी पे मुझे याद आया कि हमारे ही देश में बिहार का एक छोटा सा बच्चा, जिसकी गिनती सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर में होती है, तो बिहार वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर, ये पूरी कहानी उस यंगेस्ट सीरियल किलर की कुक एफएम के ऑडियो शो में मौजूद है। आप वहाँ जाकर ये सुन सकते हैं, बिहार वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। इधर गुजरात पुलिस ने अब दूसरी कोशिश की कि किसी और तरीके से उसके बारे में और जानकारी जुटाएं। सबसे पहले गुजरात की जितनी भी अलग अलग जेलें हैं, उन सारे जेलों में इस सीसीटीवी कैमरे का जो ग्रैब उसका चेहरा था, उसको तस्वीर उसकी प्रिंट आउट निकाली, और गुजरात के हर जेल के डेटाबेस से ये पता किया कि क्या इस शक्ल का कोई कैदी हाल में जेल में था, जेल से रिहा हुआ, कोई रिकॉर्ड। लेकिन अफसोस कि पूरे गुजरात की जेल से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब यहाँ भी नाकामी, हाथ खाली, दिन बीत रहे हैं। तब पुलिस ने फिर नेशनल डेटाबेस देश भर के अलग अलग स्टेट्स की जेलों के निकालने का फैसला किया। अब उसने हर एक स्टेट को भेजी ये तस्वीर कि भाई देख कर बताएं आपके किसी जेल में कभी कोई ऐसा कैदी रहा। अलग अलग स्टेट होते होते और तरफ से नाकामी मिल रही, लेकिन तभी एक कामयाबी मिली। राजस्थान की जोधपुर जेल में एक कैदी का चेहरा उस चेहरे से बिल्कुल मैच कर गया। पता चला कि इसी साल मई में वो वहाँ से बेल आउट हुआ है, और उसके ऊपर मामला था ट्रक चोरी का। अब जब मैच किया तो फिर जेल से रिकॉर्ड मिले उसके कि भाई क्या है, तब पता चला कि उसका नाम राहुल जट है, और ये हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अब पुलिस रोहतक पहुंची इस उम्मीद पे कि वहाँ वो मिलेगा, लेकिन वहाँ फिर नाउम्मीदी हाथ लगी। मालूम हुआ कि राहुल को उसके माँ और भाई ने बहुत पहले घर से निकाल दिया, क्योंकि वो एक बैड कैरेक्टर था, गुंडागर्दी करता था, चोरी के इल्ज़ाम थे, कई बार जेल गया, तो पड़ोसी ताना मारते थे। तो उन्होंने अपने उस बेटे को एक तरह से तिलांजलि दे दी और उसे बेदखल कर दिया, और उसके बाद से वो कभी पलट कर आया नहीं, तो घर वालों को उसका पता नहीं। अब नाम तो मिल गया, लेकिन पता नहीं मिल रहा है। फिर भी पुलिस की कोशिश जारी, तमाम तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुखबिरों का जाल फैला दिया गया है। और उधर मुंबई के उस बांद्रा पर भी नजर है जहाँ आखिरी बार वो कैमरे में कैद हुआ था। वक्त बीतता जा रहा है, 10 दिन बीत गए। 14 नवंबर को उस लड़की की लाश मिली थी, अब 24 नवंबर की तारीख आ गई। अचानक वलसाड के पुलिस चीफ अपने दफ्तर में थे, तभी एक फ़ोन की घंटी बजी। सामने उनका एक मुखबिर था जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक हॉकर का काम करता था। तो रेलवे स्टेशन पर दुकानें और बेचते हैं चीज़ें, उनको हॉकर कहते हैं। तो उसका फ़ोन आया, और उसकी वजह ये थी कि वलसाड पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक के जितने भी रेलवे स्टेशन थे, उन सबको वो उस राहुल नाम के कातिल की तस्वीर दे दी थी, जो ग्रैब सीसीटीवी कैमरे से मिला था कि अगर ये दिखे स्टेशन पर तो पुलिस को खबर करे। तो बांद्रा रेलवे स्टेशन के हॉकरों के पास भी और रेलवे पुलिस के पास भी वो तस्वीर थी। तभी एक हॉकर ने फ़ोन किया, उस पुलिस चीफ का नंबर था। उसने बताया, साहब मैंने अभी अभी उस शख्स को देखा जिसकी आपने तस्वीर दी है, और वो वैसे ही लंगड़ा कर चल रहा है, और वो बांद्रा से भुज जाने वाली एक ट्रेन में बैठा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी, लेकिन जब तक उसने इन्फॉर्मेशन दी, ट्रेन बांद्रा से निकल गई। आरपीएफ को अलर्ट किया गया, उसके बाद इधर पुलिस की टीम लगा दी गई। एक टीम ऑलरेडी पहले से ही वापी में मौजूद थी, अब ये ट्रेन वापी से होकर गुजरनी थी। वापी के पुलिस टीम को अलर्ट किया गया और कहा गया कि वहाँ उस ट्रेन के एक डब्बे में वो सस्पेक्टेड है, वो जो सस्पेक्ट है वो मिलेगा। वापी में जैसी ट्रेन रुकी, पुलिस वाले धड़धड़ा कर अंदर दाखिल हुए शादी भर्ती में, और उन्हें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। एक सीट पर बैठा हुआ वो कातिल मिल गया, जिसकी तलाश में पिछले 10 दिनों से उन्होंने 5000 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की 10 टीमें, देश भर की जेलें, 4-4 राज्यों की पुलिस से कांटेक्ट किया, और अब वो उनके सामने था। अब वलसाड पुलिस राहुल को साथ लेकर वापस आती है और पूछताछ शुरू होती है, और अब पुलिस को यही लग रहा है कि चलो एक रेप एंड मर्डर का केस सुलझा दिया। राहुल से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू होती है और राहुल अपनी कहानी बताना शुरू करता है, कहानी ख़त्म होते होते पुलिस को एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो एक रेप और मर्डर का क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने किसी कातिल को नहीं पकड़ा है, बल्कि एक सीरियल किलर को पकड़ा है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने कुल 5 कत्ल किए, और वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। पहले उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और सबसे पहले उसकी कहानी सुनाई जहाँ से इस केस की शुरुआत हुई, यानी 14 नवंबर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो वलसाड के इसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब जिसकी लाश मिली थी,
उसने बताया कि 14 नवंबर को वो वलसाड आया था। वहाँ कुछ दिन उसने एक होटल में काम किया था, फिर चला गया था छोड़कर। कुछ पैसे बकाए थे, वो पैसे लेने आया, पैसे लिए और फिर वापस अब वो उदवाड़ा स्टेशन की तरफ आया। यहाँ से उसे ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना था। ट्रेन में वक्त था, वो प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी जब वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट छोर पर था तो उसने देखा कि वही लड़की लौट रही है, उस वक्त ट्यूशन पूरा करके। उसे देखा, आसपास मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा था, कोई था नहीं, शाम का वक्त हो चुका था। तो मैंने उस लड़की का 100 मीटर तक पीछा किया और मैं मौके की ताक में था। 100 मीटर के बाद मुझे रेलवे ट्रैक के पास एक ऐसी जगह मिली जहाँ एक तरह से काफ़ी पेड़ थे, झाड़ियाँ थी और कोई लोग दूर दूर तक नहीं। बस मैंने मौका देखा। अच्छा, वो लड़की के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन लड़की को कुछ शक भी नहीं हुआ क्योंकि लोग बहुत सारे आते जाते हैं। लेकिन एक सन्नाटे में मौका मिलते ही उसने लड़की को दबोचा, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसे धमकाया और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती की। इसके बाद उसने उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद, ये सब करने के बाद उसे प्यास लगी। वो अपना स्वेट शर्ट उतार चुका था इस ज़बरदस्ती करने के दौरान में और उसका बैग पैक वहीं रखा हुआ था। अब उसके सामने उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसको थोड़ी देर पहले उसने मारा और जिसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लेकिन अब उसे प्यास लगी। 100 मीटर दूर स्टेशन प्लेटफॉर्म था। उसने देखा आसपास कोई दूर दूर तक नहीं है, इस लाश पे किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी। वो अपना बैग पैक और वो स्वेट शर्ट छोड़कर सिर्फ गमछे में, चूँकि अंदर बनियान भी था, वापस जाता है प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद एक जूस का पैकेट लेता है, एक दूध का पैकेट लेता है, पीता है और फिर वापस आता है इस इरादे के साथ कि वो फिर ज़बरदस्ती करेगा एक मुर्दा लाश के साथ। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वापस, तो देखता है कि उस जगह पे भीड़। इस दौरान हुआ ये कि लड़की चूँकि वक्त पे घर नहीं पहुंची, कभी लेट होता नहीं था, उस दिन 2-2.5 घंटा ज़्यादा हो गया, तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके बाद वो निकले, उसे ढूंढने। रूट पता था घर से कोचिंग सेंटर तक का, ये भी पता था रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है। तो इत्तेफाक से वहीं उनको लाश दिख गई और वो लोग पहुँच गए, भीड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई, रेलवे पुलिस आ गई। और ये वहाँ पर जाकर दूर से इस भीड़ को देखा और ये समझ गया कि अब ये बात खुल गई है। ये वापस पलटता है, अपना बैग पैक और अपना स्वेट शर्ट वहीं छोड़ देता है। प्लेटफॉर्म पर आता है, जो नेक्स्ट गाड़ी आती है उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो चला गया, लेकिन वो बैग पैक और वो उसका स्वेट शर्ट ये एक अहम सबूत बन गया उसे पकड़ने में। अगर वो उस दिन न छोड़ता वो दोनों चीज़ें, तो उस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। और किसी भी स्टेशन के अगर सीसीटीवी कैमरे में वो कैद भी दिखाई देता तो फिर कैसे पता चलता कि यही वो कातिल या रेपिस्ट है? क्योंकि उस सामान के अलावा और तो कोई उसकी पहचान थी नहीं, कोई विटनेस नहीं था, किसी ने चेहरा नहीं देखा। इसीलिए वो उसका बैग पैक और एक स्वेट शर्ट जो एक दूसरे स्टेशन पर वही चीज़ वो डाले हुए कंधे पर और पहने हुए दिखाई दिया, तो इससे ये पहचान हुई कि यही वो शख्स है। तो उसने ये कहानी सुनाई। फिर उसने बताया कि वो वहाँ से वापी गया, वापी से वो मुंबई गया, बांद्रा, और फिर मुंबई से वो हावड़ा पहुँच गया। इसके बाद उसने कहा कि हावड़ा जाने के बाद 14 नवंबर के इस कत्ल के ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक और महिला का रेप किया और उसका मर्डर किया। वो लाश भी एक ट्रेन के बोगी में मिली। फिर वो वहाँ से निकला और निकलने के बाद वो आंध्रा गया। आंध्र प्रदेश में वो जाकर फिर एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठता है, एक और कोच में एक और महिला को मारता है, उसे लूटता है। इसके बाद फिर वो जाता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। वहाँ पर भी एक ट्रेन जो पुणे से कन्याकुमारी आ रही थी, उसमें भी एक महिला के साथ रेप करता है और उसे मार डालता है। उसने कहा कि 20 अक्टूबर को उसने पहला कत्ल रेलवे में किया था, 25 अक्टूबर को दूसरा किया था। इसके बाद फिर गैप आया। 14 नवंबर को उसने इस वलसाड में कॉलेज स्टूडेंट का किया। इकलौता कत्ल था उन 5 में जो रेलवे के किसी कोच में, किसी बॉगी या डब्बे में नहीं, बाहर किया गया था। और इस कत्ल के ठीक 14 नवंबर था और उसके बाद उसने 19 और फिर 23 2 और कत्ल किए, तो कुल 5 कत्ल किए। अब पुलिस ने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने 5 कत्ल किए, क्यों किया? और इस क्यों से भी बड़ा सवाल ये था कि उसने इन 5 में से 4 कत्ल भारतीय रेलवे के उन डब्बों में किया जो दिव्यांग के लिए रिजर्व थे, आरक्षित थे। हमारे यहाँ ट्रेन में ज़्यादातर एक बोगी, एक डब्बा, उसमें दिव्यांग होते हैं, जो किसी हाथ पैर से माजूर होते हैं, उनके लिए होता है। जो उसने हावड़ा में कत्ल किया वो दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने आंध्रा में किया वो दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने सिकंदराबाद में किया वो भी रिजर्व बोगी थी। इसके अलावा उसने एक और जगह पे जो किया वो भी एक रिजर्व बोगी थी। और ये चारों की चारों महिलाएं भी दिव्यांग थी। अब जब रिजर्व बोगी में जो महिला होगी, जाहिर सी बात वो उन्हीं के लिए होता है जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड है। तो 4 हैंडीकैप्ड, 4 दिव्यांग महिलाओं का कत्ल भारतीय रेल के आरक्षित दिव्यांग के डब्बे में करने के पीछे का मकसद क्या था? पुलिस ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने अपनी कहानी सुनाई और उस कहानी में ही उसके सवालों के जवाब थे।
राहुल हरियाणा का रहने वाला था, रोहतक ज़िले का। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद बचपन में इसे पोलियो हो गया था। उस पोलियो की वजह से बायां पैर थोड़ा ख़राब हो गया, ये लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में दाखिला मिला। स्कूल में बच्चे इसे इसके इस लंगड़ेपन की वजह से चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे ये बात उसे बहुत बुरी लगी। फिर थोड़ा थोड़ा कैसे कभी करके ये पढ़ता लिखता गया। इसका एक सपना था कि ये बड़ा होकर ट्रक चलाएगा। ट्रक को लेकर ये बड़ा इसको पसंद है ट्रक, तो ट्रक देख के इसे खुशी होती थी, तो उसे लगा था कि ट्रक चलाएंगे। लेकिन चूंकि उसे पोलियो हो चुका था, एक पैर खराब था, तो किसी ने भी उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं दी। ट्रक ड्राइवर की नौकरी किया, किसी ने उसको ट्रक के करीब नहीं आने दिया। ये बात उसे बहुत चुभ गई। तब उसने पहला जुर्म किया। उसने कहा जिस ट्रक को मैं चलाना चाहता हूँ ये मुझे चलाने नहीं दे रहे। उसने ट्रक की ही चोरी करनी शुरू कर दी। उसने 12 ट्रक चुराए अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में। ट्रक को चुराता, माल को बेच देता, ट्रक कहीं ले जाकर छोड़ देता। और इसी चोरी के चक्कर में वो कई बार पकड़ा गया, जेल गया। अब ट्रक चोरी, जेल जाता, फिर जमानत पर बाहर आ जाता, तो जेल आना और जाना उसका लगातार लगा रहा। आखिरी बार वो जोधपुर की जेल में बंद था जब ट्रक चोरी के ही मामले में, और इसी साल मई में उसको बेल मिल गई। घर वालों ने वैसे ही निकाल दिया था। वो बाहर आया। बाहर आने के बाद इतनी बार जेल जा चुका था कि अंदर बहुत सारे कैदियों से भी मिल चुका था। वो एक तरह का पेशेवर अपराधी हो चुका था। बाहर आने के बाद उसे फिर वो बचपन की चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती थी कि मैं एक विकलांग हूँ, मेरा एक पैर ठीक नहीं है, बच्चे हंसते हैं। आज भी उसे लगता था कि लोग देखकर हंसते होंगे मुझे। ये चीज़ें उसके अंदर इतना घर कर गई कि फिर उसे चिढ़ हो गई। और उसके बाद उसने पहली बार देखा कि दिव्यांग कोटे का जो की बॉगी होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, कई बार तो एक ही होती है। तो वो चूँकि खुद एक दिव्यांग था तो वो उसी कोच में चढ़ जाता, और जहाँ उसको महिला दिखती पहली बार 20 अक्टूबर को, उसने अपनी पूरी खुन्नस खुंदक गुस्सा उस महिला पर उतारा, उसके साथ रेप किया और उसे मार डाला। उसके बाद वो निकल गया तो उसे लगा कि ये तो बड़ा आसान है, पकड़ा भी नहीं गया। तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँचता, कभी एक स्टेट में अपने क्राइम को रिपीट नहीं करता, और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जाके क्राइम करने लगा। 14 नवंबर को जब उसने वलसाड गुजरात में ये किया, पहला इंसिडेंट था जो उसने रेलवे की बोगी के बाहर रेलवे ट्रैक के किनारे किया था, और इसी वजह से वो पकड़ा भी गया, क्योंकि अगर उसका बैग और वो स्वेट शर्ट ना होता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। 4 कत्ल और रेप उसने ट्रेन की डॉबी में, जो रिजर्व बोगी थी हैंडीकैप के लिए, उसके अंदर किया। कभी किसी को शक नहीं हुआ, अलग अलग पुलिस अलग अलग तरीके से मामले की जांच करती रही। लेकिन पहली बार ट्रेन के बाहर निकला और उसने ये क्राइम किया, और उसके बाद वो पकड़ा गया। तो अभी 24 नवंबर को वो पकड़ा गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और असल में अब भी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि एक खुद दिव्यांग शख्स अपनी जैसी महिलाओं को, वो भी भारतीय ट्रेन में, चलती ट्रेन के अंदर, उनका रेप और मर्डर क्यों कर रहा था। शायद अब भी इस सवाल का सही जवाब पुलिस को नहीं मिला। उम्मीद यह है कि अभी उसकी पुलिस कस्टडी मिली हुई है, तो पुलिस कस्टडी खत्म होते होते इन सवालों के जवाब सामने आ जाए। लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चलती ट्रेन में भी महिलाएं महफूज या सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि 4 कत्ल हो गए। अगर ये वलसाड वाला कत्ल ना होता तो पता नहीं ये सीरियल किलर और कितनों को अपना शिकार बना लेता। लेकिन शुक्र है वक्त रहते ये पकड़ा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाओं की सबसे बड़ी जड़ क्या है? मानसिकता, कानून की कमजोरी, या फिर समाज की चुप्पी?